हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी। दिस इज राहुल कुशवाहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम डोज में वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करा दी है। आज हम लोग अब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आपकी लिखी हुई है कि जो भी आपकी मेटल्स दी जाएगी, जब लोग बात करते हैं मेटल और लीगेंड, टोटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो ही बातें होती हैं, एक मेटल से रिलेटेड और एक लीगेंड से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि Li है, ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल्स होती हैं, सभी मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, डोनेट कर सकें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो वो मेटल आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो मेटल्स होती हैं, all are electron donor and metal ions are electron acceptor। और इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो मेटल आयन क्या होंगे, वो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेटल आयन, ओनली मेटल आयन की बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ मेटल आयंस है। अब आपके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है उसमें मेटल आयन को क्या कहा गया है, लेविस एसिड कहा गया है। क्यों कि यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे कि जितनी भी मेटल आयंस होती हैं सारी लोन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस जो एसिड्स होते थे वो क्या होते थे, लोन पेयर एक्सेप्टर होते थे। और इस सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितनी भी मेटल आयंस होती हैं, ऑल मेटल्स आयन आर इलेक्ट्रोफाइल। सभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब इफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं हमारे, या जितनी मेटल साइंस होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। तो सेकंड थिंग, अब देखिए आप देख सकते हैं कि मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज होती है, उस स्पेसीज को हम लोग एक नए टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं लीगेंड्स। तो ligands are electron rich species which donate lone pair of electron to the through metal ion। metal ion को ये अपना क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो देख सकते हैं ligands क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। और क्या होंगे, लेविस बेस होंगे। अकॉर्डिंग टू लेविस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस। और जो हमारे पास लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड हो जाता है। यहाँ हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक था हमारे पास में क्या, मेटल आयन, और सेकेंड वन इज लीगेंड। तो मेटल आयन क्या थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स लेविस एसिड। लिगेंड्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इट मीन लेविस एसिड, लेविस बेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब लोन पेयर डोनेशन और लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो जब ये कंडीशन आती है तो क्या बनता है, एडेक्ट। क्या बनता है, एडेक्ट। और यहां हम लोग एडेक्ट को नाम दे देते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स। इस नाम से इसको हम लोग जानेंगे। जो भी कंपाउंड्स आते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्हीं को ही किस नाम से जानेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानेंगे। जिसमें एक लीगेंड होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, एक मेटल होता है जो एक्सेप्ट। और लीगेंड और मेटल के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं कि जो ये अभी तक क्या देखा कि कंपाउंड बन किससे रहा था, मेटल से बन रहा था और लीगेंड से बन रहा था। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। लीगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल्स आर लेविस एसिड एंड लीगेंड्स आर लेविस बेस। नाउ कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया है। अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज, नेवर लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। सपोज दैट, आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये दिया गया एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑलवेज
कवर विथ स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जो मेटल और लिगेंड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स है। जब इसको आप एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, वाटर में लेके जाएंगे, तो ये आयनाइज होगा। तो SO4 नेगेटिव नेगेटिव आयनाइज हो गया और ये पॉजिटिव 2 चार्ज आ गए। ये आपका मेटल आयन था जो अभी जैसा था वैसा ही है, और ये लीगेंड है तो जो जैसा था वैसा ही है। इट मीन मेटल और लीगेंड में कोई इफेक्ट नहीं आया एक्वस मीडियम में। तो यही एक बात लिखी गई है कि मेटल आयन नेवर लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, कैसे ये परफॉर्म करते हैं और डोनेशन कैसा होता है इनका। तो लिगेंड्स जो होते हैं, मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं, लिगेंड 1 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, एंड मोर देन 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। 1 लोन पेयर डोनेशन वाले को हम लोग कह सकते हैं मोनोडेंटेट, 2 लोन पेयर डोनेट करने वाले को बाइडेंटेट, और मोर देन 2 को क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे मोनोडेंटेट जो है, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है मोनोडेंटेट हमारा, 1 लोन पेयर डोनेशन ये शो करता है। और 1 लोन पेयर डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव इवन आप ना भी याद रखो, लेकिन नेगेटिव और न्यूट्रल आपको याद रखने हैं। अब देखो कैसे इनको लिगेंड्स नेम याद किए जाते हैं। देखो CN पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका जनरली नेम क्या होता है, साइनाइड। आप साइनाइड लिखते हो। इसी तरीके से NO3 नेगेटिव, इसका नेम क्या लिखते हैं आप, नाइट्रेट लिखते हैं। और इवन अगर आपको मैं लिख दूं NO2 नेगेटिव, देन दीज आयन इज कॉल्ड नाइट्राइट। ये तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि एक आयन में ATE वर्ड ऐड है, एंड जो है वो IDE से है और ITE से है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में कि अगर आप इसको दिखाना चाहें यहाँ पर, तो जो ATE होता है और ITE होता है, इनको अगर लीगेंड में कन्वर्ट करना होता है तो लास्ट का E जो है ये रिप्लेस कर देते हैं O से। तो जैसे ऊपर नाइट्रेट था, इसका नेम अगर लीगेंड्स नेम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट वाले E को हटाकर O कर दो तो नाइट्रेटो हो गया। नाइट्राइट का सेम इसी तरीके से, तो नाइट्राइटो हो जाएगा। लेकिन जिसका एंड में IDE आता है तो ये IDE पूरा रिप्लेस होकर O हो जाता है। तो साइनाइड में पूरा आइड आप हटा दो और O कर दोगे तो क्या नाम आ जाएगा, साइनो। इसी तरीके से क्लोराइड होता है तो IDE हटाओ तो क्लोरो। इसी तरीके से आगे हम लोग देख सकते हैं। तो साइनाइड का नेम क्या होता है, साइनो, लिगेंड्स नेम। X माइनस का मतलब जितने भी हेलोजेंस आते हैं तो क्या होगा, हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो सब। OH का क्या होगा, हाइड्रोक्सो। NO2 नेगेटिव का नाइट्राइटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, और ये सल्फेटो। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कुछ मेन है, जो होते तो और भी हैं, लेकिन जितने आपके यूज में होंगे मैंने उतने लिख दिए। न्यूट्रल में आपको क्या याद रखना है, जैसे अमोनिया होता है तो अमोनिया को एमीन कहते हैं, CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। वाटर को एक्वा से रिप्रेजेंट किया जाता है और NO को नाइट्रोसिल से। पॉजिटिव में आप इसी के ऊपर जैसे पॉजिटिव लगा दिया मैंने, तो ये नाइट्रोसिल था, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो EM वर्ड और जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोसिलीनियम हो गया। पिरिडीन होता है, उसमें EM वर्ड और ऐड कर दो तो पिरिडीनियम हो गया। तो ये हमारे कुछ लिगेंड्स है जो मोनोडेंटेड थे, जो एक लोन पे डोनेट करते थे। तो आप इनको याद रखिएगा, जैसे जिसमें से CN इसमें याद रखिएगा, और न्यूट्रल वाले में ये सारे याद रखिएगा जो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और हेलोजेंस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड क्या होते हैं, जो कितने लोन पे डोनेट करते हैं, 2 लोन पे डोनेट करते हैं। बेसिकली 3 ही हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। पहला ऑक्सलेटो, ये ऑक्जेलिक एसिड से आता है। चार्ज इनके ऊपर और याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज का बेसिकली यूज होता है। तो यहाँ ऑक्सलेटो
कॉम्प्लेक्स में आपको OX लिख कर मिलेगा, तो OX अगर कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा वो ऑक्सिलेटो है। ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइसिनेटो इसको कहते हैं, तो GLY लिखा होगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसको देखने को मिलता है, इसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर बात करें डोनर एटम की, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और ये भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो टोटल डोनर एटम कितने हैं? 2 डोनर एटम। तो जितने डोनर एटम होंगे उतने ही तो लोन पेयर हमको मिलेंगे। यहाँ कितने डोनर एटम है? देखो एक ये नाइट्रोजन हो गया और एक ये ऑक्सीजन होगा, 2 डोनर एटम। यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये भी, तो इन सब में कितने डोनर एटम थे? सभी में 2-2 डोनर एटम है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीडेंटेट की, एक ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। कितने लोन पेयर डोनेट करता है? 6 लोन पेयर। ये आपको किस शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EDTA। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? EDTA कहते हैं। और EDTA कितने लोन पेयर डोनेट करता है? 6 लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये हमारे पास में मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड हो गए। अब कुछ लीगेंड्स ऐसे होते तो मोनोडेंटेड ही हैं, लेकिन उसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब ही होता है 2 मुहा, यानी कि जिसके 2 मुंह। तो यहाँ पर क्या होगा? होते मोनोडेंटेड है, लेकिन डोनर एटम 2 होते हैं और एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा। है तो 2 डोनर एटम, लेकिन एक ही डोनेट करेगा। तो एम्बीडेंटेड क्या होते हैं? मोनोडेंटेड होते हैं। मोर देन 1 डोनर एटम होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं इनमें। और बट एट वंस ओनली 1 डोनेट लोन पेयर, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही डोनेट करता है। जैसे NO2, एक इस बार यहाँ डोनेशन किसकी तरफ हो रहा है? नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है। और NO2 को अगर ऐसे लिख दे ONO, तो डोनेशन कौन करने लगा? ऑक्सीजन करने लगा। तो दोनों एटम 2 हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही कर रहा है। जैसे CN साइनाइड हो गया, यहाँ NC आइसोसाइनाइड हो गया। SCN में सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लीगेंड्स एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कि देखो, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है एक्चुअली, तो कॉम्प्लेक्स बनता कैसे? देखिए, जैसे एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, K4FeCN का होल 6, इस तरीके से। तो इट मीन ये बीच में Fe है, ये मेटल आयन होता है। तो मेटल आयन को कौन इलेक्ट्रॉन देता है? लीगेंड। लीगेंड कौन है? कितने लगे? साइनाइड लगे 6। तो ये 6 के 6 क्या कर रहे हैं? 6 के 6 CN लोन पेयर दे रहे हैं किसको? लीगेंड को। इस तरीके से डोनेशन होता है CN। अब मैं ये कहूँ आपसे, बताओ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम कितने हैं? इस पूरे कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम कितने हैं? तो देखो, एक CN के पास कितना डोनर एटम होता है? 1। तो इसी तरीके से 6 CN के पास कितने डोनर एटम होंगे? टोटल डोनर एटम कितने होंगे? 6। तो जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे एक कॉम्प्लेक्स में, उसी डोनर एटम्स को, टोटल डोनर एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम लोग नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम इन लीगेंड। लीगेंड में कितने डोनेटिंग एटम लगे हुए हैं? देखो यहाँ पर CN है, एक साइनाइड में नाइट्रोजन डोनर एटम होता है जो डोनेट करता है। तो एक CN एक डोनर एटम हुआ, तो 6 में कितने हुए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर कार्बोनिल में आ जाए, एक ही डोनर एटम है, तो टोटल 4 लगे, तो 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर इथाइलिन डाइएमीन EN, अभी ऊपर देखा था, फॉर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है? ये देखो, ये होता है स्ट्रक्चर। तो एक EN में कितने डोनर एटम? देखो कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम। तो एक EN में 2 डोनर एटम है, तो 3 में कितने होंगे? 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितने होंगे? 6। तो टोटल डोनर एटम जितने प्रेजेंट होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से।
अब इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? मेटल आयन लेविस एसिड कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं और लेविस बेस होते हैं। देन उसके बाद में लिगेंड्स देखा, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड में कौन कौन से आते हैं? जिसमें हमारे पास निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव होते हैं, जिसमें से न्यूट्रल और निगेटिव इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइडेंटेड में टोटल 3 थे, ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेटो और इथाइलिन डायमीन। पॉलीडेंटेड में ईडीटीए पड़ा, इथाइलिन टेट्राएमीन एसीटोन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कहते हैं। ईडीटीए 6 लोन पेयर देता है वो। देन उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ा। अब अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और आगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पूरे चैप्टर में टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं। तो आपको एटलीस्ट 3D सीरीज तो पूरी याद होनी चाहिए। 3D सीरीज जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप मोस्टली क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो 3D सीरीज तो आपको याद रखनी है। तो 3D सीरीज देखिए क्या होती है। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है 21 से 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये है इस तरीके से। तो इनका मेन होता है, आपको पहली चीज तो आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। सेकेंड चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कॉन्फ़िगरेशन जल्दी कैसे करें। तो सपोज दैट जैसे मैंने देखो स्कैंडियम लिखा 21 होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कोई आया स्कैंडियम का तो सबसे पहले आप ऐसे करते करते रहो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इतना करोगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखिए ये 21 है ना, तो ये जो आगे लिखा है 2, तो सबसे पहले आप काम क्या करें? इसको लिख दें 4s2। 4s2 तक 20 होता है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? एक, वो डी में चला जाएगा 3d1। तो ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसी तरीके से आपको मान लो Mn का करना हो, मैग्नीज का 25 होता है Mn का, तो आपको सबसे पहले क्या, इस 2 का इलाज करो, यानी कि 4s2 हो गया 20। 25 करना है तो 3d क्या कर दो, बचा हुआ 5 डी में पहुंच गया। लेकिन 2 चीजों में जो अपवाद है, जो एक्सेप्शनल केस है, उनको याद रखिएगा। कौन सा? एक आपको क्रोमियम याद रखना है, ये वाला देखो, एक क्रोमियम आपको याद रखना है क्योंकि इसमें 4s2 नहीं होता, 4s1 होता है। और दूसरा क्या याद रखना है? कॉपर याद रखना है। बाकी सबका सेम इसी तरीके से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें आपको कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही आना चाहिए, साथ में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आने चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे? जैसे डी ऑर्बिटल आप बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल आप ऐसे बनाएंगे, ये डी ऑर्बिटल आपने फॉर्म किया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। आप यहाँ रखेंगे तो एक ही अनपेयर्ड तो आएगा। सेकेंड वाले में जब बनाएंगे आप तो यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखोगे तो कितने अनपेयर्ड आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से 3 आएंगे। अब यहाँ देखो 4s1 है तो आप 4s1 बना दिए और ये 3d बना दिया। 4s1 ऐसे बात में होता, लेकिन अभी समझ लो s में 1 आ गया और d में कितने आ गए? 5। तो टोटल अनपेयर कितने हो गए? 6। इसी तरीके से इसमें 5 4 3 2 1 और 0। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक फिनोमिना और आता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है n+2। और n यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो n है वो क्या है यहाँ पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सपोज दैट अगर आपको टाइटेनियम के लिए निकालना है तो हमको पता है टाइटेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे आप कि म्यू इज इक्वल टू √n n+2। तो n की वैल्यू आप 2 रखें, √8 आएगा। अब यहाँ पर आकर आप फंस जाओगे क्योंकि ऑप्शन जो दिया जाएगा वो पॉइंट में दिया जाएगा। अब √8 का या तो आप पहले इसको 2√2 करें, फिर √2 की वैल्यू रखें 1.414, फिर 2 का उसमें मल्टीप्लाई कराएं, तब जाके आंसर आएगा। तो इसमें तो टाइम लगेगा। बहुत बच्चे डेसिमल में कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि कितने एम्पेयर्ड हैं।
जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.8 आप ऐड कर दिए, 1 था 0.8 ऐड कर दिया, अगर 2 आया तो 2.8। तो इसका मतलब ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब √8 को जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2.8 आएगी समथिंग। आप सॉल्व करके देखिएगा। जब 3 आएगा तो 3.8, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6.8, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5.8, 4 होंगे तो 4.8। इसी तरीके से आपके जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसमें 0.8 ऐड कर दीजिए, वो हमारी वैल्यू आ जाए। अब ये 0 है तो 0 जब आप रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसमें 0.8 मत ऐड कर देना, इसलिए इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है आपकी कैलकुलेशन बचाने का। जितने सबसे पहले आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लें और अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें 0.8 ऐड कर दें, तो वो हमारे पास वैल्यू जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की आ जाएगी। और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो बीएम होती है, बोहर मैग्नेटॉन। बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं कर पाते। जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिखा K4Fe CN का होल 6। सबसे पहली चीज स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग मेटल किसको माने और लीगेंड किसको लें। बहुत सारे स्टूडेंट इस पोटेशियम को मेटल मानने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमको मेटल कंसीडर और लीगेंड जो कंसीडर करना है वो सारा काम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पर करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है हमको लेना देना नहीं है। तो मेटल हमको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देखना है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर पता होंगे तो आप खुद ही समझ जाओ वही मेटल है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ऊपर वही लिखा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो इसको आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया। जिसकी भी कैलकुलेट करनी होगी उसको आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है तो 4 पे 4 प्लस हो गया। एक साइनाइड पे 1 माइनस होता है तो 6 पे 6 होगा। इक्वल टू में आप 0 करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 इतनी। अब अगर मैं कहूँ कि आयरन का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितना है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर 26। हमको पता है कि 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4s2 20 हो गया, 3d6 26 हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करने। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतने इलेक्ट्रॉन कम किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो भी हम लोग को निकालने होंगे कम करने वो हमेशा 4s से पहले होंगे। तो ये हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, Fe+2 का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना। तो किसका केस आया, ये D6 का केस आ गया। अगर मैं कहूँ इस वाली उसमें पहले वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो आप क्या लिखोगे, 4s0 3d6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई है। बी वाले को आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक्सलेट कीजिए। अमोनिया पे चार्ज कुछ होता नहीं तो 0 हो गया, माइनस SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं तो माइनस का 2 कर दिया, इक्वल टू में 0। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इस तरीके से नीचे वाले पे आ जाइए, यहाँ आप इसको एक्सलेट करेंगे। एक उस पे फ्लोरीन पर 1 माइनस होता है तो 6 पे 6 हो जाएंगे। अब इक्वल टू में यहाँ 0 नहीं करें, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज आ गया तो जैसा था चार्ज वैसे लिख दिया। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जब ये आप इसको उठा के दलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको एक्सलेट करेंगे, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, इक्वल टू में कितना लिखेंगे +3, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई +3। और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ये लास्ट वाले को आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है। कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताइएगा कि यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग बहुत ही अलग ही लेवल पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही अधिक, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ईजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्चुअली ये सीरीज इसलिए बनाई गई क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लीगेंड हमारा कैसा वीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड को क्लासीफाई करने के लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई, और जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। तो देखिए, वाटर से लेकर आप आयोडीन तक चलेंगे बैक में, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वीक फील्ड होते हैं। और NCS के बाद में जितने भी होते हैं वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो आप
कहेंगे कि इतना सब कुछ याद कैसे करें, तो आप बस केवल और केवल इतना याद रखें, इन तीनों को आप याद रखें, इन तीनों को आप याद रखें, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है। बस इन्हीं तीनों को, साइनाइड, CO और NO, ये तीनों लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रांग फील्ड। ठीक, और हैलोजेंस को याद रखें, जो X माइनस होते हैं ये कैसे होते हैं, वीक, वीक फील्ड होते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड CN, CO और NO, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, 4 लिगेंड्स दे देगा, 4 लिगेंड्स ऑप्शन में रहेंगे और आपसे पूछेगा विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको इन्हीं तीनों में से कोई मिलेगा और आप इन तीनों को याद रखो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था, CN, CO और NO, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, मेन आपको क्वेश्चन यही मिलेगा देखने। चलिए अब बात करते हैं, ऊपर हम लोगों ने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाला था, जो टेबल मैंने आपको बना के दिखाई थी, वो तो एलिमेंट की थी। अब अगर आपसे मैं ऐसे कह दूं, देखो इस तरीके से लिखा है K4 FeCN का होल 6। अब अगर मैं आपसे कहूं बताइए इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कैसे निकालोगे, तो कॉम्प्लेक्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले काम क्या, आप ये चेक करेंगे कि आपका लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे या तो 0। तो पहली चीज आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मान लिया एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें ऑप्शन दिया गया है 0, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए गए, तो और आपको लीगेंड पता चलेगा कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 0 होते हैं या तो 1, तो आपने 0 टिक कर दिया, आंसर हो गया। अब जब थोड़ी मेहनत आपको तब करनी पड़ेगी जब आपके ऑप्शन में 0 भी दिया जाए और 1 भी दिया जाए। तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए डी में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डी ऑर्बिटल आपने बनाया, जैसे 5 आ गया, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑड। तो जब डी में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1, और डी में अगर इवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0। सपोज दैट आपको मैंने ऐसे लिखा था, वो K4 FeCN का होल थ्राइस, CN का होल 6 ऐसे लिखते हैं, यह तरीका भी। अब देखिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग कौन कौन होते हैं, ये इट मीन CN यहाँ है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला ही लगेगा। सेकेंड थिंग हमको क्या निकालना है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहला काम यहाँ Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो 26 के लिए क्या लिखेंगे, 4s2 3d6, 26 हो गया। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो निकालना पड़ेगा, तो आप इसको मानेंगे x। कितने पोटेशियम है, 3, तो 3 के लिए 3 हो गई वैल्यू, और साइनाइड कितने, 6, तो 1 की -1, तो 6 की -6 इक्वल टू में 0 करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब इस 26 से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, इट मीन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, Fe+3 की बात कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो सबसे पहले S से इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ से कम होगा, और 3D से कितने, 1 कम हो गया, तो 3d5। अब आप देखिए डी में कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑड। ऑड का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, सीधी सीधी बात। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर आपको कहीं पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो हमारे पास कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। जहां पर भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज यही क्वेश्चन ऐसा दिया जाता, आपसे कह दिया था K4 FeCN का होल 6। अब की बार K4 कह रहा है, इट मीन इसकी बात किसकी कर रही है, Fe+2 की बात करी, ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। Fe+2 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 4s0 3d6। डी में कैसे इलेक्ट्रॉन है, इवन। इवन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है एक भी, तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक की जगह क्या होता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये देखो
ऊपर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का आ गया, अब जैसे क्वेश्चन आया वीक फील्ड का, तो वीक फील्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो अगर डी में 1 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका अनपेड। जैसे मान लो वीक फील्ड में डी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड कितने होगा? 2 होगा। डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड कितने होगा? 5। अगर मान लो डी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हम लोगों ने अभी बात की थी 1 से लेकर 5 तक। अब अगर 6 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप 10 से माइनस कर दो, तो 10 से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा? 3। तो 3 हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। सपोज दैट आपसे जैसे क्वेश्चन कह दिया यहाँ पर मान लो एफ कर दो, Fe F6 कर दिया, तो यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड होता है, तो सेम वही प्रोसेस, Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा था वही रहेगा, 4s0 3d6। अब डी में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 10 से इसको माइनस करना पड़ेगा, कितने अनपेड आ जाएंगे? 4। तो इस तरीके से हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पर, और अगर सारे के सारे पेयर आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आप इसको बहुत क्लियरली देख लीजिएगा, कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को लिखकर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उसकी ज्योमेट्री शो करती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करेंगे इसकी आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लियरली पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था, और कल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।